हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्लेट। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर 9th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 हमें एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं हम। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 9th क्लास की हिस्ट्री है, जो कि आपको लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट में योगदान देने वाली है। ऐसे चैप्टर को हम लेकर आए हैं जो आपके 9th के साथ साथ 10th, 11th और 12th तथा इसके साथ आप जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं फ्यूचर में, उनमें भी आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, भारत की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक अद्वितीय रूप से हमारी हिस्ट्री रही है। किस तरह से हमारा समाज का संगठन है और यहाँ पर किस तरह से बड़े बड़े राजा महाराजा और शासन हुए हैं, इतने विशाल साम्राज्य स्थापित हुए हैं, फिर वो कैसे छोटे छोटे राज्यों में बट जाते हैं, फिर उसके बाद विदेशी आक्रमण होते हैं और विदेशी आक्रमणों के चलते हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर उनके विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं। किस तरह से पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति होती है। फिर उसी तरह से 19वीं शताब्दी से आगे चलते हुए जब हम देखते हैं तो 1947 को किन कारणों से और विशेष योगदान देने वाले लोगों के विषय में हमें आज़ादी प्राप्त होती है। तो आइए हम इस चैप्टर को देखते हैं। इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1857 एडी टू 1918 एडी। तो बहुत ही जबरदस्त ये चैप्टर है। तो देखते हैं इसके विषय में। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। तो बताया गया है कि क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ है उसका एक विशेष महत्व और विशेष स्थान रहा है इंडिया की इतिहास में। एक बहुत ही जबरदस्त अपना स्वरूप बनाए हुए है ये क्रांतिकारी गतिविधियां। द हीरोइक एंड ब्रेव एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। तो यहाँ बताया गया है कि भाई एक योद्धा की तरह और एक बहादुर एक्टिविटीज गतिविधियों के माध्यम से जो ये क्रांतिकारी हैं, ये अपने देश के इतिहास में किस तरह से छाप छोड़ते हैं। देयर क्यूरेज एंड अटैचमेंट टू दी मदरलैंड। और बताया गया कि उनके अदम्य साहस के विषय में यहाँ पर हमें जानने को मिलेगा। और फिर साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह से उनका जो अंतर संबंध या अटैचमेंट जिसे बोलते हैं लगाव रहा है अपनी मातृभूमि से। एंड देयर सैक्रिफाइसेज गेव देम ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। और किस तरह से उनके द्वारा दिए गए जो बलिदान है उनके माध्यम से वे किस तरह से उन देश के उन सभी लोगों के दिलों में बसते हैं। तो यहाँ पर ये हम जानेंगे कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के ऊपर। The revolutionary movement in the history of India's freedom struggle was a violent struggle running alongside the non-violent movement। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं भारत में, तो ये दो तरह के हुए हैं। जब हम बात करें अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो हमारे समाज में दो ऐसे बड़े समूह थे जो अपनी अपनी तरह से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे ताकि वो भारत को छोड़कर चले जाएं, हमें आज़ादी दे दें। और वो आपको पता ही है कि वो दो जो स्ट्रगल हुए हैं वो रनिंग में रहे हैं और वो भी किस तरह से पूरे देश में रहे हैं। एक तो था नॉन वायलेंस मूवमेंट और एक था वायलेंस स्ट्रगल। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी यानी कि हिंसात्मक जो संघर्ष हुआ है, एक तो वो था और दूसरा था अहिंसात्मक संघर्ष या मूवमेंट। अब हम इनके विषय में आगे जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या बताया गया है। इट्स मेन
एम वाज टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। तो यहाँ देखिए कि इनका केवल एक ही उद्देश्य था, जो ये दोनों क्रांतिकारी मूवमेंट थे, इनका ओनली यही एक उद्देश्य था कि भारत को किसी भी तरह से आजाद किया जाए। द रिवोल्यूशनरीज वर इन फेवर ऑफ ड्राइविंग द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया बाय फोर्स। तो यहाँ बताया गया कि जो क्रांतिकारी थे वो तो इंडिया से अंग्रेजों को जबरदस्ती खदेड़ने के फेवर में थे। तो वो चाहते थे कि भी किसी भी तरह से अस्त्र शस्त्र के दम पर उनको भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और The Indian revolutionary movement can be divided into two parts। अब यहाँ बताया गया है कि जो इंडिया के क्रांतिकारी थे वो जो मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान दो हिस्सों में बट जाते हैं। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो जो क्रांतिकारी मूवमेंट था वो पहले विश्व युद्ध से पहले का था, और फिर उसके बाद एंड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और एक जो समूह था वो था दूसरा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। In this chapter we shall study the revolutionary movement up to the first world war। और इस चैप्टर में हम जिस क्रांतिकारी समूह या गतिविधि के विषय में हम जानेंगे तो वो पहले विश्व युद्ध के पहले जो बना था हम उसके विषय में जानेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इनके विषय में जानने को मिलेगा। तो देखिए बिगिनिंग के विषय में बताया है कि द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो हम इसमें जानते हैं द राइज ऑफ नेशनल पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो यहाँ बताया गया है कि 19वीं शताब्दी की जो हाफ जिसे हम बोलते हैं, 19वीं शताब्दी कौन सी है, यानी कि यहाँ 1857 की क्रांति के विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से राजनीतिक रूप से हमारे देश के अंदर जो राष्ट्र रूप से सभी लोग बंधे हुए थे उनके अंदर एक राजनीतिक जागरूकता का जन्म होता है और फिर आगे एक मूवमेंट का रूप ले लेता है। तो देखिए देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो उनके अपने ही बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उनको शुरू करते हैं। तो उन रीजन को हम जान लेते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो है इंस्पायरेशन फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो समाज सुधार आंदोलन चले थे उनसे प्रेरित होकर के ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। दूसरा पॉइंट है इंस्पायरेशन फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एडी। तो देखिए यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के बाद जो हमारा पहला विश्व युद्ध तक जो ये मूवमेंट होते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 1857 की क्रांति से भी प्रेरित होकर के ये मूवमेंट शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं रिएक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत का आर्थिक शोषण के विरुद्ध ये एक उनकी प्रतिक्रिया रही है। क्रांतिकारियों की भी हम किसी भी सूरत में किसी भी दशा में हम अपने देश का शोषण नहीं होने देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन अगेंस्ट द मिसट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज थे उनके द्वारा इंडियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के खिलाफ ये प्रतिक्रिया थी। और नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायरेशन
फ्रॉम नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। और फिर जो हमारी संस्कृति हुई है, संस्कृति के आधार पर और जो न्यूज़पेपर थे उनके आधार पर फिर यहाँ पर और भी विभिन्न तथ्य जुड़ जाते हैं न्यूज़पेपर और हमारी संस्कृति के साथ साथ। तो यहाँ इन सब से प्रेरित होकर के ये राष्ट्रीय मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। इन्हीं के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सभी प्लान लेकर के आ रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रतिक्रिया के रूप में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष। तो यहाँ बताया गया कि जो अरविंद घोष हुए हैं और लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जो हुए हैं, उनकी विचारधारा के आधार से भी ये इंस्पायरेशन प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं क्रांतिकारी, तो उससे प्रेरित थे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट। और विश्व भर में घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं, जैसे कि बहुत से छोटे छोटे देश भी किस तरह से वो क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अपने देश को आज़ाद करवाते हैं और एक आज़ादी की हवा में वो सांस लेते हैं, तो इससे भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं वो इंस्पायर होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट है, आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, इनमें डिफिकल्ट होने वाली कोई बात नहीं है। फिर आगे बताया है व्हाइल ऑन द वन हैंड, जबकि दूसरी तरफ की जो बातें हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। द रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन द इंडियंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धार्मिक और सामाजिक जो रिफॉर्म्स थे, जो सुधार थे, उस आंदोलन से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, बल मिलता है। इंस्टिल्ड का मतलब है, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा बल मिलता है इंडियंस को। तो यहाँ पर जो सुधार होते हैं धार्मिक और सामाजिक रूप से, उनसे। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ ड्यू टू फेमाइन एपिडेमिक एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ बताया गया है कि भाई जो ब्रिटिश सरकार थी या अंग्रेज थे, उनके द्वारा किस तरह से एक जातीय या फिर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये एक आवाज़ थी। देयर वाज ए फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमोंग द इंडियंस, और यह जो है एक असंतुष्ट जो भारतीय थे उनकी आवाज़ के रूप में इसको जाना गया है। विच वाज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। और यहाँ बताया गया कि ये सभी जो ऊपर हमने बताए हैं, ये सभी इनकी वजह से क्या होता है कि आगे चल कर के ये जातीय आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसका रूप ले लेता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया था। इन सच ए सिचुएशन, वैसे अगर हम बात करें तो सही हालातों में नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर इंस्पायर्ड देम टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो यहाँ देखिए जो हमारा लिटरेचर और जो ये न्यूज़पेपर्स थे, जैसे कि बंगाल गजट है, और जो बंगाल गजट के साथ साथ है हमारे जो ट्रिब्यून न्यूज़ पेपर्स हुए हैं, और जो हमारे इंडियन जो देसी न्यूज़पेपर्स हुए हैं, उनके माध्यम से तथा बहुत से क्रांतिकारियों के द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं छापी जाती थी, उनके माध्यम से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ एक लड़ाई करने का, फाइट करने का इसके लिए एक प्रेरणा मिलती है। अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ द रिवोल्यूशनरीज वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष एंड इंटरनेशनल इवेंट।
अब यहाँ पर बताया गया है इस लाइन में कि इसके अलावा भी जो क्रांतिकारी थे वो प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? विचारधारा से। और किनकी विचारधारा से? बाल लाल पाल जो हुए हैं और अरविंद घोष हुए हैं, उनकी विचारधारा से। साथ ही साथ पूरे विश्व में जो बहुत सी घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं से भी बहुत ही ज्यादा ये क्रांतिकारी प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरे में हम क्या पढ़ेंगे? एम्स एंड मेथड ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। तो यहाँ हम जानेंगे एम्स एंड मेथड्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। तो देखिए, जो उनके उद्देश्य थे और उनकी जो प्रणाली थी, जो वो जिस आधार पर वो आगे बढ़ रहे थे क्रांतिकारी, उसके विषय में हम जानते हैं। तो सच वाज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमोंग द रिवॉल्यूशनरीज दैट दे डिड नॉट हेजिटेट टू इवन सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसी भावना की जो है लोगों के अंदर उजागर होने लगी, जिसे नेशनलिज्म यानी कि समाजवाद का नाम, राष्ट्रवाद का नाम दिया गया। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो क्रांतिकारियों के साथ साथ पूरे देश में विकसित हो रही थी, और जिसका संबंध सीधे तौर पर क्या था कि दे डिड नॉट हेजिटेट टू इवन सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द कंट्री। और वो इससे इतने प्रभावित थे राष्ट्रवाद से कि वो बगैर झिझक के ही अपने देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। दे अंडरस्टूड दैट कंट्री कुड बी अवेकन्ड ओनली थ्रू देयर सेक्रीफाइसेस। तो वो समझते थे, वो कौन समझते थे? जो क्रांतिकारी थे हमारे, जैसे कि भाई सुभाष चंद्र बोस है, और फिर भगत सिंह हुए हैं, फिर उसी के साथ अरविंद घोष हुए हैं, लाल बाल पाल हुए हैं, और चंद्रशेखर आजाद हुए हैं। तो बहुत से ये क्रांतिकारी हमारे हुए हैं। तो उनकी इस शहादत को वो अपने देशवासियों को जगाने के लिए शहादत देते हैं, और ऐसा मानते हैं कि भाई जो बलिदान ये क्रांतिकारी देते हैं, तो एक क्रांतिकारी के बलिदान देने पर पूरे देश के लोगों के कान जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया वाज फ्रीडम। तो यहाँ बताया गया है कि जो मुख्य उद्देश्य था सभी क्रांतिकारियों का, तो इंडिया की आज़ादी था। तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम देखते हैं एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। तो यहाँ क्रांतिकारियों के जो उद्देश्य रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं? तो पहला पॉइंट यहाँ है to achieve complete independence by uprooting the existence of the British government in India। तो भारत से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जड़ों के साथ ही उखाड़ फेंकना और उसका अस्तित्व समाप्त करना तथा देश को आजाद कराना ही सबसे पहला जो है इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट है टू अवेकन नेशनल कॉन्सेंसियसनेस अमोंग द यूथ। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय युवा के जहन में या उसके मन में या दिल में या दिमाग में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको जागृत करना था। फिर अगला पॉइंट है टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन बाय यूजिंग आर्म्ड फोर्स। और सशस्त्र क्रांति लेकर के आना, ये बताया गया है कि भाई अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके खिलाफ सशस्त्र, यानी कि केवल महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारधारा के अनुसार ही नहीं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के धारणाओं के आधार पर सशस्त्र क्रांति लाना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज यूथ। और जो युवा थे उनका एकीकरण करना, उनको संगठित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ या रिवॉल्यूशनरी
इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो भारत में क्रांतिकारी संस्थानों की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र है उसको स्थापित करना भी इसका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। और नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कल्चरल वैल्यूज, जो हमारे राष्ट्रीय कल्चर था, संस्कृति थी, उसकी वैल्यू भी स्थापित करना था। उसको उसके जो मूल्यवान रीति रिवाज जो हुए हैं, जो हमारे तीज त्योहार हुए हैं, उनको स्थापित करना था। नेक्स्ट पॉइंट है टू चेंज द सिस्टम, जो सिस्टम हमारे देश में 8वीं शताब्दी से चेंजमेंट होने लगे थे, फिर उसके बाद मुगलों ने काफ़ी हद तक हमारे कल्चर को चेंज कर दिया था। फिर उसके बाद जो कल्चर सिस्टम था हमारे देश का, उसको पूरी तरह से चेंज करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी चेंज हुए सिस्टम को वापस चेंज करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उनके सिद्धांत और उनके जो रूल रेगुलेशन थे, जो मुख्य बिंदु थे, उनके विषय में हम जान लेते हैं। तो नंबर 1 में है डिस्ट्रस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लिबरल आइडियोलॉजी। तो यहाँ बताया गया है कि जो विचारधारा है, जो उदार विचारधारा हुई है और संवैधानिक जो विचार थे उनको स्थापित करना, उनमें भरोसा बनाए रखना। तो ये उनका ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बिलीफ इन आर्म्ड स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो क्रांतिकारी थे वो बिलीव करते थे सशस्त्र संघर्ष में और क्रांति में। फिर है नंबर 3 एम्फेसिस ऑफ द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस। तो यहाँ बताया गया है कि जो आत्म बलिदान की भावना थी उस पर बल दिया गया। तो ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसीलिए तो हमारे देश के उस समय जो नौजवान थे, युवा जो क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके जो बेगुनाह गरीब और मासूम लोग थे उनको पीछे रखते हुए खुद आगे हुए और अपना जो आत्म बलिदान था वो दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ किल और गेट किल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो विश्वास रखते थे किस पर, वो इस बात पर विश्वास रखते थे कि वो अपने देश के लिए मरना और मारना दोनों में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर हंसते हंसते अगर देश की आन बान शान की बात आती है तो एक एक क्रांतिकारी आगे आकर के मरना भी पसंद करता है और सामने वाले को मारना भी पसंद करता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर इसका जो सिद्धांत रहा है क्रांतिकारियों का वो ये रहा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में क्रांतिकारी जो संगठन थे, जो संस्थान थे, उनकी स्थापना करना था ताकि आसानी से आज़ादी प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बिलीफ इन पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों को जागरूक करना भी इसका बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर, लीफलेट्स एंड यहाँ बताया गया है न्यूज़पेपर्स फुल ऑफ नेशनल आइडियाज। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी सांस्कृतिक पत्र पत्रिकाएं या फिर जो अंधविश्वास हुए हैं या फिर जो न्यूज़पेपर हैं, उन सभी को राष्ट्रवाद की जो विचार थे उसमें बदल देना था। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से संस्कृति और फिर जो बहरापन था अंग्रेज सरकार का उसके विषय में, और जो न्यूज़पेपर थे उसके माध्यम से जो राष्ट्रवाद का विचार था वो लोगों के सामने लाना था। है
अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक बड़े ही जबरदस्त पैराग्राफ की। तो देखिए, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो किस तरह से ये मूवमेंट, जो क्रांतिकारी मूवमेंट था, ये हमारे देश में बढ़ता है और देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से इसका उद्भव होता है और ये किस तरह से अपनी जड़ें जमाता है। तो देखिए, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया इन दिस सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो बताया गया है जो 19th सेंचुरी थी उसके सेकेंड हाफ का मतलब आप समझ गए। पहला हाफ तो होता है 1950 और उसका जो सेकेंड हाफ है वो है 1925। तो इस समय के दौरान ये क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हो चुकी थी 18 तक। अब हम देखते हैं द मेन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर राम सिंह कुका। तो यहाँ पर जो मेन लीडर बताए हैं इस क्रांतिकारी मूवमेंट के, जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन लोगों के खिलाफ भी लड़ रहे थे जो चमचागिरी करते थे इन अंग्रेजों की। तो देखिए वो कौन कौन थे। राम सिंह कुका, चापेकर ब्रदर्स और वीर सावरकर, फिर गणेश सावरकर और बरिंदर कुमार बताए गए हैं यहाँ पर। सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, फिर खुदीराम बोस हुए हैं जो कि भारत में सबसे छोटी उम्र में ही शहीद हो गए थे। फिर रास बिहारी बोस, फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा और भिखाजी कामा, फिर लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, फिर भाई परमानंद और करतार सिंह सरबाना, अजीत सिंह, अंबा प्रसाद, राजा महेंद्र प्रताप एंड बरखतुल्ला खान। तो यहाँ आपको देखिए कितने क्रांतिकारियों के नाम जानने को मिले हैं। आज से पहले, इस बुक से पहले जो हमारी हिस्ट्री की बुक हुई है उसमें कभी इनके नाम आए ही नहीं थे और इनके विषय में हमें जानने का मौका नहीं मिलता था। हम केवल इतना ही पढ़ पाते थे कि भारत में क्रांति होती थी और उसमें जो है ये क्रांतिकारी थे, जैसे कि ये जो हमारे महात्मा गांधी हुए हैं और उसी तरह से भगत सिंह का जिक्र मिलता था, फिर जिन्ना का जिक्र मिलता था और थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र बोस का जिक्र मिलता था, वो भी इतना कि वो बस आज़ाद हिंद फौज को संगठित करके वो भारत को आज़ाद करने के लिए गतिविधियों में लगे हुए थे। तो इस तरह से ये जो हमारे देश के अंदरूनी क्षेत्रों में इस क्रांति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे थे, इनके विषय में तो हमें कभी जानने का मौका मिला ही नहीं था। तो बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। इट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। तो बताया गया है कि ये जो स्ट्रगल था, ये मूवमेंट था, ये महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है, बट बंगाल बिकेम इट्स मेन सेंटर। तो ये महाराष्ट्र में तो शुरू होता है लेकिन जल्द ही बंगाल जो है इसका मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है। इंडियन रिवोल्यूशनरीज रीनेम्ड एक्टिव इन अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो रिमेंड एक्टिव, जो बचे हुए क्षेत्र थे हमारे देश के उसमें सक्रिय थे। और कौन से क्षेत्र थे? प्रोविंसेस जो हुए हैं, जो प्रांतीय क्षेत्र हुए हैं, वहां पर ये सक्रिय थे। और एज वेल एज अब्रॉड, और इससे बाहर भी इसी तरह से जो क्रांतिकारी थे जो हमारे देश से बाहर रहते थे वो भी सक्रिय थे। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, पहले पड़ाव की अगर हम बात करें, क्रांतिकारी जो पहला फेज हुआ है उसके विषय में हम जाने तो देखिए विच लास्टेड टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ बताया गया है कि जो पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने तक चलता है। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टुक प्लेस इन बंगाल। ज़्यादातर जो हमारे देश के जो बड़े फेमस स्टेट हुए हैं वहाँ पर इन क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है मुख्य स्थान रहा है, जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड दिल्ली। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ बताया गया है।
इवन आफ्टर द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी। और यहां बताया गया कि विशेष तौर से तो 1857 की क्रांति के बाद, जो महान क्रांति हुई थी, उसके बाद ये देखने को मिली थी गतिविधियां। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कंटिन्यूड, और जो आज़ादी की जो लड़ाई थी वो लगातार चलती रही थी 1857 की क्रांति के बाद भी। पीजेंट्स, फॉरेस्ट डिवेलर्स एंड रिलीजियस सेंट्स केप्ट द स्ट्रगल अलाइव। तो यहाँ बताया गया कि जो किसान थे हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, जो छोटे बड़े किसान थे वो, फिर फॉरेस्ट डिवेलर्स जो जंगलों में रहने वाले, जंगलों पर निर्भर जो जनजातीय समूह थे वो, और जो धार्मिक रूप से जो संत समाज था, उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा था। नील रिवोल्ट इन 1859 एडी टू 1861 एडी। तो बताया गया कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद हमारे देश में नील विद्रोह होता है, जो कि किसानों से संबंधित है। वो पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में होता है। 1859 से शुरू होकर के 1861 तक ये नील विद्रोह चलता है। डक्कन रिबेल्सन इन 1875 एडी, और जो दक्कन का जो रिबेल्सन होता है, जो यहाँ पर लड़ाइयाँ जो चलती हैं, तो वो भी 1875 से चलती हैं, और वहाँ पर जबरदस्त राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जाता है। रिबेल्सन बाय वासुदेव बलवंत फडके। तो यहाँ बताया गया कि जो रिबेल्सन था वो वासुदेव बलवंत फडके नाम के जो क्रांतिकारी थे, उनके संरक्षण में हुआ था इन 1879 एडी, 1879 में। एंड रिबेल्सन ऑफ बिरसा मुंडा इन 1899 एडी टू 1900 एडी। तो देखिए यहाँ पर बिरसा मुंडा के विषय में बताया गया है। तो बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र में है, और उनके अभूतपूर्व बलिदान के वजह से, उन्होंने जो है बलिदान दिया था, लोग इनको भगवान की तरह मानते थे। तो अंग्रेजों का इन्होंने बढ़ चढ़ करके विरोध किया था। 1899 में इनकी एंट्री होती है, और एंट्री के बाद ही 1900 में इनको जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। रांची की जेल में अंग्रेज इनको बंद कर देते हैं, वहाँ बीमारी से ग्रस्त होकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद इनके नाम से झारखंड में काफ़ी कुछ स्थापित किए हैं। वर प्रोमिनेंट अमोंग देम। तो यहाँ पर ये जो है बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य रहे हैं। The spread of revolutionary movement in India can be described as follow। तो यहाँ बताया गया है कि जो क्रांति फैल रही थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश में फैल रहा था, उसका वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं, फॉलोज, यानी कि आते हुए जो नीचे हम देख रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात करें कूका मूवमेंट की, तो सबसे पहले कूका मूवमेंट को ही लिया गया है। ये विशेष तौर से बहुत ही जबरदस्त एक पोर्शन रहा है हमारी रेवोल्यूशन का। तो देखिए द कूका और नामधारी, अब आपको जानने को मिलेगा इसके विषय में। कूका और नामधारी। नामधारी एक समाज है, हमारा सेक्ट कहा गया है हमारे देश के जो रिलीजन है उसमें, और इसके जो मुखिया थे, जो इसके स्टेब्लिश करता थे, वो थे राम सिंह। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए नामधारी मूवमेंट वाज एक्चुअली ए रिलीजियस मूवमेंट। यह एक धार्मिक आंदोलन था। तो ये बताया है, वास्तव में ये एक धार्मिक आंदोलन था। टू स्पीक लाउडली फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज बाय कोलेक्टिवली। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें जोर से कूक लगा करके बोलना होता था, पार्टिकुलरली पर्पज, यानी कि किसी विशेष पर्पज से, उद्देश्य से इकट्ठा होने के लिए। किसके लिए? गैदर्ड टुगेदर इज कॉल्ड ए कूक। तो इकट्ठा होने के लिए, जो उस क्षेत्र के लोग किसी विशेष मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा करना होता है, तो वो कूक लगाते थे, जोर से लाउडली जो है वो कूक लगाते थे, और वो चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे। द नामधारीज यूज्ड टू सिंग विद ए लाउड वॉइस कूक। तो यहां बताया गया कि नामधारीज जो थे वो
जोर जोर से ऊंची आवाज में कूक लगा करके गाते थे। सिंग का है ना यहाँ पर, तो वो ऊंची आवाज में गाते थे कूक लगा करके। आपने कभी देखा होगा अपने मुंह से, अपने लिप्स से अपनी हथेली को वो टिका करके कूक लगाते हैं। तो ये नामधारी सिंह जी जो हुए हैं, उन्होंने नामधारी, ये राम सिंह जी जो हुए हैं, उन्होंने नामधारी सेक्ट की शुरुआत कर दी थी। तो हैंस देयर मूवमेंट वाज नेम्ड कूका मूवमेंट। तो इसी वजह से उनके इस आंदोलन का नाम भी कूका मूवमेंट पड़ा। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और यहाँ बताया गया है कि दूसरा जो आधा पोर्शन है 19th सेंचुरी का, इसके दौरान इसका फॉर्मेशन होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू इस्टेब्लिश आइडियल पॉलिटिकल गवर्नेंस, और इसका मुख्य सबसे अच्छा उद्देश्य तो यही था कि जो हमारी कंट्री थी उसमें वो जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो गवर्नेंस थी, प्रशासन थी, उसको एक आदर्श रूप से स्थापित करना था। अंडर द लीडरशिप ऑफ राम सिंह कूका, तो यहां बताया गया कि ये जो मूवमेंट चला था नामधारी, ये राम सिंह कूका के लीडरशिप में चला था। ए डिसिपल ऑफ दी उदासी फकीर, और ये जो है एक फकीर के क्या हुए हैं, शिष्य हुए हैं, उदासी फकीर नेम्ड बालक सिंह। तो उस फकीर का नाम था बालक सिंह। तो एक उदासी फकीर थे जिनका नाम था बालक सिंह, उनके ये शिष्य थे। एज एविसेज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको मान्यता दी थी, उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। जो ये बालक सिंह थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत नजदीक हुए हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बालक सिंह की मृत्यु के बाद बाबा राम सिंह टुक ओवर एंड इस्टेब्लिश्ड हिज हेडक्वार्टर्स एट भियानी साहिब। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो बालक सिंह थे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया था, कहाँ पर, एट बेहनी साहिब यानी कि लुधियाना में। तो लुधियाना को पहले भेनी साहिब कहा जाता था। वैन बाबा राम सिंह सा द सिख बीइंग डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब राम सिंह ने देखा कि सिख समाज जो है वह अंग्रेजों के हाथों हार रहा था और ह्यूमिलेटेड हो रहा था, दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उनको समाप्त करता जा रहा था और उनको क्या कर रहा था, धर्म परिवर्तित करते जा रहे थे। तो ही स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश, तो उन्होंने उस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनको प्रभावशाली ढंग से बाहर खदेड़ने का कार्य शुरू कर दिया। इन द 6th डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के जो 6th डिकेड हुआ है यानी कि 1960 के 1860 के दशक की बात की गई है। बाबा राम सिंह अपॉइंटेड हिज सूबेदार एंड नायब सूबेदार इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, तो बाबा राम सिंह क्या करते हैं, वो अपने सूबेदार और नायब सूबेदारों को जो है पंजाब के अलग अलग जिलों में नियुक्त कर देते हैं। ही सेट अप ए प्राइवेट परमानेंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्पार्ट मिलिट्री ट्रेनिंग टू दी यूथ, तो वो जो है एक प्राइवेटली जो है उन्होंने पैरामिलिट्री एक क्या कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर दिया था जिसके माध्यम से मिलिट्री की ट्रेनिंग युवाओं को दी जाने लगी थी। ग्रेजुअली द एक्टिविटीज ऑफ दिस मूवमेंट हैव बिकम ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट, तो यहाँ बताया गया कि धीरे धीरे ये जो गतिविधियां थी ये आंदोलन
में क्या करने लगी भाई, आंदोलन की जो मुख्य विषय थे गवर्नमेंट के खिलाफ, जो मेन बातें थी उनको मैटर बना करके आगे बढ़ने लगी थी। आगे बताया है द फॉलोवर्स ऑफ द कूका और नामधारी मूवमेंट हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर काउज। तो यहाँ बताया गया है कि जो कूका और नामधारी मूवमेंट के जितने भी फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, वो सभी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे गांव की। दे गाय की जो रिस्पेक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे गाय की। They repeatedly demanded the government to impose a strict ban on sea slaughter या slaughter, but the, तो यहाँ पर कहा कि उन्होंने बड़ी ही जोरदार तरीके से सरकार के सामने मांग रखी कि वो गाय को मारने वाले यानी कि जो बूचड़ खाने हैं उनको बंद करे। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इट, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इन 1872 AD when the Kukas received information that cows were being slaughtered इन दी मुस्लिम स्टेट ऑफ मालेरकोटला। तो यहाँ बताया गया कि जब 1872 में कुकाज को एक सूचना मिलती है, और वो सूचना क्या थी कि भाई गायों को बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है, वो भी कहाँ, मुस्लिम स्टेट मालेरकोटला में। तो पंजाब में है ये मालेरकोटला, और वहाँ जो है मुस्लिम स्टेट स्थापित थी, तो वहाँ पर गायों को पकड़ करके बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा था। ये सूचना कुकाज को मिलती है। तो आगे देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ देम अटैक्ड मालेरकोटला। तो उनमें से एक ग्रुप, जो कुकाज का ग्रुप था, वो मालेरकोटला में अटैक कर देता है। मैनी ऑफ द नामधारीज वर मार्टेड एंड मैनी वर ब्लोन बाय कैनन्स। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे जो नामधारी थे वो तो शहीद हो गए, और बहुत सारों को तोप से उड़ा दिया गया था। The British government considered Ram Singh and his followers responsible for this, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा इल्जाम राम सिंह और उनके अनुयायियों पर लगा दिया था इस घटना के होने के पीछे। तो आगे देखते हैं तो क्या बताया गया है, एंड अरेस्टेड देम एंड सेंट देम टू रंगून। उनको गिरफ्तार करके जेल में कहाँ, रंगून भेज दिया गया। He remained in prison till his death, और वे जो है वहां पर जो कूका थे, राम सिंह कूका, वो वहां पर जेल में रहे अपनी मृत्यु तक। तो राम सिंह कूका ट्राइड टू ओवरथ्रू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था राम सिंह कूका ने। तो नामधारी कुकाज फर्स्ट यूज्ड स्वदेशी क्लॉथ। तो यहाँ बताया गया कि जो नामधारी कुकाज थे, उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले स्वदेशी क्लॉथ्स यानी कि जो देसी कपड़े थे उनके इस्तेमाल पर जोर दिया था, स्पेशली थिक और खार। और मेन रूप से बताया कि जो मोटा खद्दर का कपड़ा था और जो हमारी रेशमी कपड़े थे, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी टू प्रमोट स्वदेशी गुड्स। तो स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। एंड बाइकॉट फॉरेन गुड्स, और जो विदेशी वस्तुएं थी उनको त्यागने के ऊपर बल दिया, उनका बाइकॉट किया। एंड यूज्ड इट एज ए नेशनल वेपन, और इसे एक राष्ट्रीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। विच इन फ्यूचर नेशनल लीडर्स यूज्ड टू अवेकन द इंडियन पब्लिक, जिसका इस्तेमाल भविष्य में चलकर जो हमारे राष्ट्रीय लीडर्स नेता हुए हैं उन्होंने बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल किया था। किनका, ये जो बाइकॉट था, जो फॉरेन गुड्स था, उनके बाइकॉट का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था अपने देश के लोगों को जगाने के लिए। Every year a huge tribute ceremony is organized in Malerkotla in the memory of these Kuka heroes। तो यहाँ बताया गया है कि
हर वर्ष जो मालरकोटला है वहां पर एक बहुत बड़े किसके रूप में सेरेमनी की जाती है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या जो ये अटैक हुआ था मालरकोटला में, कुकाज जो हीरो थे उनकी मेमोरी में, उनकी यादगार में एक सेरेमनी जो है वहां पर ऑर्गेनाइज की जाती है मालरकोटला में। और ये मालरकोटला कहाँ है? ये पंजाब में है। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर को बड़ी ही गहराई से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एज इट इज 10th क्लास में भी इन्हीं विषयों के विषय में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं 90 या 95% आपको ये सारी घटनाएं ध्यान में रह जाती हैं, तो 10th क्लास में आप 100 में से 100 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और एक बात और, जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य हम वीडियो अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है, तो आप लोगों से दिल से हम ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।